Hello and welcome back once again to Judicious. Today's topic: Contract of Agency of the Indian Contract Act 1872. So let's begin. सबसे पहले एक एग्जांपल लेकर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का. Suppose there is a Mumbai-based businessman who is earning good and अच्छा उनका प्रॉफिट आ रहा है उनके बिजनेस से, और अभी क्वाइट रिसेंटली उनको अदर इंडियन सिटीज से भी कस्टमर्स की क्वेरीज आने लगते हैं. सो व्हाट ही डिड इज, और स्पेशली दिल्ली से, तो उन्होंने क्या करा, अपना दिल्ली के अंदर एक एजेंट अपॉइंट कर दिया. राइट, किस पर्पज से कि अब ये अपने गुड्स का कंसाइनमेंट जो है उसको ट्रांसफर करेंगे, उसका पोजेशन फ्रॉम द बिजनेसमैन टू द एजेंट को ट्रांसफर करेंगे. किस इंटेंशन और किस पर्पस से कि वो एजेंट उन गुड्स को आगे सेल करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द बिजनेसमैन. किसको? टू द थर्ड पार्टीज को विच आर प्राइमरीली लोकेटेड आउट ऑफ दिल्ली. राइट, नाउ इन दिस सिचुएशन इफ वी लुक एट द टर्मिनोलॉजी वाइज, थर्ड पार्टी को हम थर्ड पार्टी के नाम से रेफर करेंगे. डेफिनेशन भी उसकी ऐसी आएगी, एजेंट, सेम केस एजेंट ही बोला जाएगा. बट the person who is transferring the possession or the person who is hiring the agent would be called as a principal. ठीक है, तो तीन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में होती हैं. वन इज द प्रिंसिपल, सेकंड वन इज द एजेंट एंड द थर्ड इज द थर्ड पार्टी. राइट, नाउ ये इस केस में क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर एजेंट, तो इनको बोला जाएगा मर्केंटाइल एजेंट. बिकॉज एजेंट्स भी बहुत टाइप के होते हैं जो हम अभी सब्सिक्वेंटली आगे डिस्कस करेंगे. फिलहाल इस एग्जांपल में दिस एजेंट इज अ मर्केंटाइल एजेंट एंड व्हाट ही कैन डू इज ही कैन सेल द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल. he can also even purchase certain goods on the principal's behalf. he can pledge the goods. pledge का वीडियो अपलोड ऑलरेडी हो चुका है, उसका मैं लिंक यहाँ पर आई एम शेयरिंग विद यू, आप वहां से जाकर उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. एंड he can also consign the goods to any other person, of course with the consent of his principal. तो ये एक बेसिक एग्जांपल, एक फॉर्मेट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का. नाउ इस सिचुएशन में ओनर ऑफ गुड्स कौन है? ऑब्वियसली द ओनर ऑफ द गुड्स इज द प्रिंसिपल. एजेंट तो खाली उनके बिहाफ पर काम कर रहा है और गुड्स को आगे सेल कर रहा है. ठीक है, मतलब कि एजेंट वो गुड्स सेल कर रहा है जिनका एक्चुअल में वो खुद ओनर नहीं है, ओनर उसका प्रिंसिपल है. एंड हमने लॉ के अंदर एक ये रूल देखा था कि दैट नो वन कैन पास अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज. कोई भी पर्सन वो टाइटल आगे पास नहीं कर सकता जो उसके खुद के पास ना हो. और यहां पर क्या हो रहा है, एजेंट के पास ओनरशिप का टाइटल तो है नहीं, ओनर नहीं है वो, फिर भी वो आगे ओनर किसको बना रहा है? थर्ड पार्टी को लीगली बना सकता है. तो ये क्या है बेसिकली, ये एग्जांपल इस रूल का एक्सेप्शन है. ठीक है, एजेंट कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल टू थर्ड पार्टी. यस, एजेंट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज नॉट द ओनर, he is able to make other parties, the third parties, the owner of the goods, provided he is authorized to do so. और authorized उसे कौन करेगा? Obviously the principal. So if the agent is authorized to do so, he can ये action ले सकते हैं legally, and he acts in good faith. वो good faith में bona fide उसके actions हो, as per the instructions of his principal हो, तो ये चीज वो यहाँ पर ट्रांसफर कर सकता है, वो ओनरशिप जो उसके खुद के पास एक्चुअल में नहीं है. राइट, एक बात हमने ये समझी. मूविंग अहेड, सपोज गुड्स की सेल हो जाती है और रिटर्न में आते हैं पैसे 1 लाख रुपीस जो उस गुड्स की सेल से आए. क्वेश्चन इज हु विल गेट द मनी? ये पैसे किसको मिलेंगे, प्रिंसिपल को या एजेंट को? राइट, सो ultimately the thing is that agent will send this money to the principal को ही भेजे जाएंगे पैसे, but after deducting what? ये उन पैसों में से डिडक्ट कर लेंगे क्या? अपना कमीशन, अपने कोई और रिलेटेड एक्सपेंसेस, और अगर कोई एडवांसेस इन्होंने पे कर रखे हो, वो पैसे डिडक्ट करने के बाद ये बचा हुआ अमाउंट एजेंट विल ट्रांसफर इट टू द प्रिंसिपल. बहुत सिंपल है. नाउ कैश सेल के अलावा एक और सेल भी होती है जिसको बोलते हैं क्रेडिट सेल. पहले गुड्स भेज दिए जाते हैं, पैसे उसके बाद में आते हैं. मार्केट जनरली ज्यादातर ऐसे ही ऑपरेट होता है, मोस्टली क्रेडिट सेल के ऊपर. अब यहां भी यही हुआ, एजेंट ने वो गुड्स, अपने प्रिंसिपल की गुड्स थर्ड पार्टी को भिजवा तो दिए, मगर थर्ड पार्टी
की तरफ से जो पेमेंट थी वो नहीं आई, थर्ड पार्टी डज नॉट पे फॉर द गुड्स। ठीक है, तो इस कंडीशन में केस फाइल करने का राइट किसके पास है, यानी कि थर्ड पार्टी के ऊपर केस फाइल कौन कर सकता है, एजेंट या प्रिंसिपल, ये भी एक क्वेश्चन है। सो द थिंग इज दैट यस, प्रिंसिपल कैन फाइल अ केस अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था बिटवीन द एजेंट एंड द थर्ड पार्टी, और एक रूल होता है रूल ऑफ प्रिविटी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टू पार्टीज मस्ट बी देयर, और उस सिचुएशन में क्या होगा, उन्हीं दोनों पार्टीज के पास ये राइट होगा, लीगल अथॉरिटी होगी कि वो सामने वाली पार्टी के अगेंस्ट, सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट केस फाइल कर सके। नो थर्ड पर्सन कैन इंटरफेयर बिटवीन देयर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, बट this situation, in this situation the principal can definitely file a case against a third party, और ये rule of privity का exception है for a simple reason that although the contract was done by the agent, but actually it was done on the behalf of the principal, so principal has full right to file a case in the situation of default by the third party। ये चीज हमें क्लियर हो गई। नेक्स्ट इज, अगर पैसे नहीं मिलते, अल्टीमेटली पैसे आते ही नहीं है, तो लॉस किसका होगा, एजेंट का या प्रिंसिपल का? आंसर इज रिस्क फॉलोज ओनरशिप। तो जी, जिसकी ओनरशिप उसका ही रिस्क, और इस सिचुएशन में ओनर तो प्रिंसिपल ही थे, तो सारा रिस्क जो है वो प्रिंसिपल का होगा। इस पूरे सिनेरियो में एजेंट को बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, ही स्टार्टेड, बहुत बहुत खुश हो गए वो। क्यों? क्योंकि अब इस रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ये जो हमने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, एजेंट को बस क्या करना है, गुड्स बेचने हैं, अगर पैसे आ जाते हैं अपना कमीशन डिडक्ट कर लेना है, बाकी पैसे प्रिंसिपल को दे देने हैं, हमने देखा अभी। और अगर गुड्स क्रेडिट पर बेचे और पैसे नहीं आए तो लिखा ही हुआ है यहां पर रिस्क फॉलोज ओनरशिप, तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। फिर तो ये भी कर सकते हैं कि कुछ ऐसी आर्टिफिशियल थर्ड पार्टी से बना के ले आए, उनको क्रेडिट पर गुड्स बेचें, पैसे आएंगे नहीं, कोई बात नहीं, रिस्क जो है वो प्रिंसिपल का, और जो गुड्स उन्होंने बेचे उसका बाद में 50-50% कर लेंगे। तो ये सोचकर बड़े खुश हुए। बट प्रिंसिपल को इस सिचुएशन को देखकर एक आइडिया आया, और वो क्या, उन्होंने सोचा इस सिचुएशन से बचने का एक यही आइडिया है कि लेट अस सी, मैं इस एजेंट को कमीशन क्या क्या देता हूं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी कमीशन देता हूं, सरप्लस देता हूं। ऑर्डिनरी मतलब कि जो नॉर्मल वो सेल करते हैं उसके बिहाफ पर कमीशन मिल जाती है। सरप्लस किसी महीने में, किसी टाइम फ्रेम में उन्होंने एक्स्ट्रा सेल कर दी तो उनको एडिशनल कमीशन देता हूं। अब इन्होंने क्या सोचा, एक और कमीशन यहां पर ऐड करी जिसको बोलते हैं डेल क्रेडर कमीशन। एक नया कमीशन ऐड कर दिया, और ज्यादा कमीशन देने की बात कर रहे हैं वो एजेंट को। मगर इस कमीशन के पीछे एक पर्पस है, समझते हैं क्या। अगर कोई बैड डेट होता है किसी एक ट्रांजैक्शन में एजेंट और थर्ड पार्टी के बीच, तो या तो उस सिचुएशन में जो बैड डेट हुआ, या तो डेल क्रेडिटर अलाउ कर रखा होगा, या फिर डेल क्रेडिटर अलाउड नहीं कर रखा होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन है डेल क्रेडिटर नॉट अलाउड। अगर डेल क्रेडिटर अलाउड नहीं है तो क्या होगा, और अगर डेल क्रेडिटर अलाउ है तो क्या होगा। तो देखिए, कोई अगर ऐसा बैड डेट होता है जहां पर डेल क्रेडिटर अलाउड नहीं था, तो प्रिंसिपल विल हैव टू बियर द लॉस। सारा नुकसान प्रिंसिपल को बियर करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा बैड डेट होता है किसी ऐसी ट्रांजैक्शन में जहां पर डेल क्रेडिटर अलाउ कर रखा था, तो एजेंट विल हैव टू बियर द लॉस। दैट मींस ये जो एक्स्ट्रा कमीशन प्रिंसिपल ने एजेंट को प्रोवाइड करा, वो अपने बैड डेट्स की सिक्योरिटी के पर्पस से करा, राइट। तो ये डेल क्रेडिटर कमीशन भी हमको पता होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग इन दिस एग्जांपल इज, सपोज प्रिंसिपल सोचता है कि एक माइनर को अपना एजेंट अपॉइंट कर देता हूं दिल्ली में। माइनर के साथ तो वैसे कॉन्ट्रैक्ट कोई वैलिड होता नहीं है, थर्ड पार्टी से एडवांस पेमेंट ले लेंगे, बाद में गुड्स भिजवाएंगे नहीं, थर्ड पार्टी केस कर नहीं पाएगा क्योंकि माइनर है। तो इस सिचुएशन में पहला तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या एक्चुअल में प्रिंसिपल माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि हमने एक और लॉ पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, यानी कि स्टार्टिंग से ही सारे कॉन्ट्रैक्ट अगर जो भी माइनर के साथ करे जाते हैं वो वॉइड होते हैं। तो क्या इस सिचुएशन में
इस लॉ को ध्यान में रखते हुए क्या प्रिंसिपल एक माइनर को एजेंट अपॉइंट कर सकता है? एब्सोल्युटली, अ माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट प्रोवाइडेड, मगर उसकी कुछ शर्तें हैं, वो है क्या? ही वुड नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉस, कोई लॉस होता है अगर डील में तो माइनर लायबल नहीं होगा। याद रखिएगा पार्टनरशिप वाला भी यही सीन था, माइनर को पार्टनरशिप में ऐड तो कर सकते हैं, तो वो पार्टनरशिप के प्रॉफिट में 50-50% शेयरिंग करेगा या जो भी रेशियो होगा, लॉस को भी ऐड नहीं करेगा। ही विल गेट कमीशन फॉर हिज वर्क, जो काम यहाँ पर वो कमीशन जो भी उसने ऑपरेशन करे हैं प्रिंसिपल के बिहाफ पर, उनका कमीशन लेगा। एंड माइनर कैन नेवर बी अ प्रिंसिपल फॉर अ सिंपल रीजन, माइनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर माइनर एजेंट है तो एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल के पास होती है। तो ये फंडा इसके पीछे ये रीजन है कि माइनर को आप एजेंट बना लीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो प्रिंसिपल बियर करेगा ही करेगा, मगर माइनर को भी प्रिंसिपल नहीं हो सकता। ये एक बेसिक हमने डिस्कशन करा, एक एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपको समझाने के लिए। मूविंग अहेड, तो इस डिस्कशन से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कुछ मतलब आपको समझ में आया होगा, उसको देखते हैं। नाउ यहां पर क्या बोलते हैं, अ पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी ऐसा पर्सन जो खुद कॉम्पिटेंट है, केपेबल है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो ही मे डू सो आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू अनदर पर्सन, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर या तो खुद कर सकता है या फिर थ्रू एनी अनदर पर्सन भी कर सकता है। जब वो किसी अनदर पर्सन के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करे तो उस अनदर पर्सन को टाइटल दिया गया एजेंट, और यहीं से शुरू हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। Now we arrive at certain definitions of contract of agency. सबसे पहले है एजेंट, a person employed to do any act for another, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जिसको रखा इसलिए गया हुआ है कि वो किसी और पर्सन के बिहाफ पर एक्ट करे, और टू रिप्रेजेंट अनदर, या फिर अनदर पर्सन को रिप्रेजेंट करे, क्या करने में? इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज। जैसा हमने एग्जांपल में देखा, थर्ड एजेंट जो है गुड्स बेच रहा था प्रिंसिपल के थर्ड पार्टीज को, तो इन डीलिंग विद थर्ड पार्टीज, तो ऐसे पर्सन को बोला जाएगा एजेंट। नेक्स्ट इज अ प्रिंसिपल, वो पर्सन जिसके बिहाफ पर एजेंट ये सब काम कर रहा है, या फिर वो पर्सन जिसको एजेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको बोला जाएगा प्रिंसिपल। एंड एजेंसी इज वो कॉन्ट्रैक्ट जो प्रिंसिपल और एजेंसी प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की रिलेशनशिप को क्रिएट करे, वो कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। Now we'll look at certain features of contract of agency. Now first thing is principal is liable for all lawful acts of the agent. Principal liable होगा अपने एजेंट के थ्रू किए गए सारे lawful acts के लिए which are within the authority of the agent, जो एजेंट ने अपनी अथॉरिटी के अंडर करे हों। यानी कि thus the contract enters into by the agent, जो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एजेंट ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाए, किसके बिहाफ पर? ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, हैव द सेम इफेक्ट, उनका इफेक्ट वही होगा बिल्कुल वैसा ही, एज इफ दीज कॉन्ट्रैक्ट्स वर मेड बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ, यानी कि एजेंट के थ्रू करे गए सारे वैलिड लीगल कॉन्ट्रैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका इफेक्ट ऐसा होगा जैसे प्रिंसिपल ने वो खुद कॉन्ट्रैक्ट बनाए हों। कंसिडरेशन का होना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है, और ये हम एग्जांपल में देख चुके। प्रिंसिपल का कॉम्पिटेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एजेंट का कॉम्पिटेंट होना इट इज नॉट मैंडेटरी। हमने देखा माइनर, इवन अ माइनर कैन बी अ एजेंट। अब देखते हैं किन किन तरीकों से, कौन से ऐसे मोड्स हैं जिनके थ्रू वी कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। पहला और सबसे सिंपल इज एक्सप्रेस्ड, जब भी हम वर्ड्स के थ्रू आइदर ओरल और रिटन
अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट करते हैं तो वो बन जाएगा एक्सप्रेस्ड मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ एजेंसी। बहुत सिंपल है, मगर थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इम्प्लाइड के बारे में, क्योंकि इम्प्लाइड होता है बाय द कंडक्ट और एक्शन ऑफ द पार्टीज, हमें पता है। तो एजेंसी के अंदर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जब क्रिएट होगा तो उसके कुछ तरीके हैं। क्या? एजेंसी बाय एस्टॉपल, एजेंसी बाय होल्डिंग आउट, एजेंसी बाय नेसेसिटी, जो इसको बेसिकली कहीं कहीं पर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कहा गया, एंड द लास्ट इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इन चारों को पढ़ लेंगे तो ये हमें क्लियर हो जाएगा। जितने हैवी नाम है उतना एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है नहीं। आप अगर समझेंगे इसको देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। सबसे पहले बात करते हैं एजेंसी बाय एस्टॉपल की। विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, सपोज 3 पार्टीज हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। याद रखिएगा अभी तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इन तीनों के बीच में कहीं पर भी स्टैब्लिश नहीं है, कोई एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है अभी तक। ये बस तीनों खड़े हुए हैं, आपस में डिस्कशन चल रहा है, और उस डिस्कशन के दौरान मिस्टर ए मिस्टर बी से ये वर्ड्स बोलते हैं। अब कह रहे हैं ये कि मिस्टर सी मेरा एजेंट है, ये बात बोली मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ था नहीं। और मिस्टर सी ने बात सुनी क्योंकि वहीं पर ही खड़े थे, उस कन्वर्सेशन का पार्ट थे, तो उन्होंने भी मगर मिस्टर ए के इस स्टेटमेंट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, वो साइलेंट रहे, कुछ नहीं बोले इस बात पर। तो अब ये बताइए ऐसी सिचुएशन में जो मिस्टर बी यहां पर खड़े हुए हैं उनके पास, उनके दिमाग में क्या इंप्रेशन जाएगा? मिस्टर बी कैन प्रिज्यूम दैट मिस्टर सी इज द एजेंट ऑफ मिस्टर ए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो इनके जो माइंड में जो इंप्रेशन गया वो ये कि भैया मिस्टर ए प्रिंसिपल है, मिस्टर सी एजेंट, और मैं थर्ड पार्टी हूं सिचुएशन में। ठीक है, तो ये इनके एक्शंस के थ्रू इनके ऊपर इंप्रेशन चला गया, जबकि एक्चुअल में कोई एजेंसी यहां पर थी ही नहीं इनके बीच में। अब इसका क्या इफेक्ट होगा? इसका इफेक्ट ये होगा कि लेटर ऑन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मिस्टर बी और मिस्टर सी के बीच में, और मिस्टर बी ये सोचकर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट तो बेसिकली एजेंट के थ्रू के साथ कर रहा हूं मैं, एजेंट किसका? मिस्टर ए का, ये प्रिंसिपल है। तो बाद में लेटर ऑन इफ मिस्टर ए सेज दैट मिस्टर सी इज नॉट हिज एजेंट, अगर मिस्टर ए बाद में बोलते हैं कि नहीं मिस्टर सी तो मेरा एजेंट है ही नहीं, देन मिस्टर ए विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग मिस्टर सीज एजेंसी। बाद में मिस्टर ए को स्टॉप्ड कर दिया जाएगा फ्रॉम डिनाइंग हिज डिनाइंग द एजेंसी ऑफ मिस्टर सी। स्टॉप्ड वर्ड ये लीगल टर्म है, यहां पर क्या है? इसका मतलब है कोई आपने पहले स्टेटमेंट दी है और आप अब उससे पलट रहे हैं या उसको बाद में आप रिट्रैक्ट कर रहे हैं, ये अलाउ यहां पर नहीं किया जाएगा। ये होती है एजेंसी बाय एस्टॉपल। इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेंसी बाय एस्टॉपल अराइजेस वेयर वन पर्सन एक्ट्स इन सच अ वे, कोई एक पर्सन ने कुछ ऐसा एक्शन, कुछ ऐसा एक्टिविटी करी दैट द अदर बिलीव्स दैट, जिससे कि अदर पर्सन को ये इंप्रेशन गया कि दैट अ सर्टेन इंडिविजुअल इज ऑथराइज्ड टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ, कि कोई सर्टेन इंडिविजुअल जो है, कोई सर्टेन पर्सन इनके बिहाफ पर काम करता है। अब द पर्सन हुज एक्ट इंड्यूसेस अदर्स टू दस मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, अब जिस पर्सन के एक्शन की वजह से थर्ड पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट करने पर वो कंपेल हुआ या उसको इंड्यूस करा गया, सो दैट पर्सन इज लायबल फॉर दैट एग्रीमेंट एज इफ दैट इंडिविजुअल एक्टेड ऑन हिज बिहाफ। यही इसका फंडा है एजेंसी बाय एस्टॉपल का। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और इसके पीछे बेसिकली प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस और इक्विटी। मिस्टर ए या मिस्टर सी की एजेंसी थी या नहीं थी, इस बात के ऊपर मिस्टर बी का तो लॉस नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये इसके पीछे का प्रिंसिपल है कि नेचुरल जस्टिस मस्ट प्रिवेल एंड सो डज देयर शुड बी इक्वालिटी, राइट? सो ये हो गया एजेंसी बाय एस्टॉपल। अगर ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो नेक्स्ट वन इज एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। बिल्कुल एजेंसी बाय एस्टॉपल जैसा है, थोड़ा सा रिवर्स है। समझते हैं सेम एग्जांपल। वही तीनों लोग, डिस्कशन चल रहा है, कुछ एजेंसी अभी क्रिएट नहीं हुई है ए और सी के बीच में। पिछली बार एजेंसी बाय एस्टॉपल में मिस्टर ए ने कुछ बोला था मिस्टर बी से, इस बार मिस्टर सी कुछ कहेंगे, बस यही डिफरेंस है। मिस्टर सी बोलते हैं यहां पर मिस्टर बी से कि मिस्टर ए मेरे प्रिंसिपल हैं और मैं उनके बिहाफ पर काम करता हूं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है।
तो मिस्टर ए को अपोज करना चाहिए ऑब्वियसली, बट करते क्या है मिस्टर ए, ही डज नॉट ऑब्जेक्ट टू मिस्टर सीज स्टेटमेंट। ठीक है, पहले जैसी सिचुएशन बन रही है सारी, मगर बस स्पीकर चेंज है इस बार। तो मिस्टर बी के पास फिर दोबारा क्या इंप्रेशन जाएगा, वो तो मिस्टर ए को प्रिंसिपल प्रिज्यूम करेंगे मिस्टर सी का। तो इनके माइंड में क्या गया इंप्रेशन कि भैया ये मिस्टर ए प्रिंसिपल, मिस्टर सी एजेंट में थर्ड पार्टी। ऐसी सिचुएशन में भी सेम वही रूल पहले वाला एप्लीकेबल होगा। लेटर ऑन मिस्टर सी कैन नॉट डिनाई हिज एजेंसी एंड ही विल बी हेल्ड एज एजेंट ऑफ मिस्टर ए। बाद में अब ये डिनाई नहीं कर सकते, अपनी बात से बाद में जाकर ये रिट्रैक्ट अपनी स्टेटमेंट को नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं एजेंसी बाय होल्डिंग आउट। सो सेम केस जो मैंने बताया, इन दिस केस आल्सो द एलिजिड प्रिंसिपल, एलिजिड मतलब कि तथाकथित, जिसके ऊपर ये कहा गया कि हाँ जी ये प्रिंसिपल है। एलिजिड प्रिंसिपल इज बाउंड बाय द फैक्ट्स ऑफ द सपोज्ड एजेंट इफ ही हैज इंड्यूस्ड थर्ड पर्सन्स टू बिलीव दैट दे आर डन विद हिज अथॉरिटी। बिल्कुल पहले एस्टॉपेल जैसा है, बस स्पीकर चेंज है, बात सारी सिमिलर है। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इज एजेंसी बाय नेसेसिटी। इसको बेसिकली एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी कहा जाता है। सेम वही उसका जो है स्पीशीज सेम है इन दोनों की। इसको एक बार स्टडी करते हैं। एजेंसी बाय नेसेसिटी अंडर अर्जेंट सर्कमस्टांसेस, सबसे जरूरी है कि कोई अर्जेंसी होनी चाहिए। अंडर अर्जेंट सर्कमस्टांसेस द लॉ कन्फर्स अ राइट ऑन अ पर्सन टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ एनदर। अगर अर्जेंसी है तो लॉ एक पर्सन को राइट देती है कि वो किसी दूसरे के एजेंट के बिहाफ पर एजेंट बनकर काम कर सकता है। किस पर्पस के साथ, इन ऑर्डर टू सेव द अदर पर्सन फ्रॉम लॉस। अपने प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए कोई एक पर्सन बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ दूसरे पर्सन का एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है। सच एजेंसी इज कॉल्ड एजेंसी बाय नेसेसिटी, क्योंकि अर्जेंसी थी तो नेसेसिटी कैटेगरी में इसको डाला। हाउएवर फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड। अब जो कंडीशंस आएंगी वो फुलफिल होनी जरूरी है। कौन कौन सी कंडीशंस हैं? एक्चुअल कोई अर्जेंसी होनी चाहिए, ठीक है, किसी और पर्सन के बिहाफ पर काम करने के लिए मजबूरी होनी चाहिए, कोई एक्चुअल नेसेसिटी, नीड। एजेंट वाज नॉट इन पोजीशन टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल और एजेंट आपस में बात नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रिंसिपल की हालत ज्यादा खराब है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है। एक्ट वाज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। जो एक्शन लिया गया, जो एजेंट ने जो भी एक्शन लिए, वो प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए लिए गए। एजेंट के जितने भी एक्शंस थे, दे वर ऑल इन गुड फेथ, मीनिंग दे वर ऑल बोनाफाइड। कोई भी मलिशियस इंटेंशन, कोई इविल इंटेंशन उसकी नहीं थी। और एजेंट ऐसे काम कर रहा है, एजेंट ने सारे एक्शन ऐसे लिए हों, ऐसे एक्टिविटी करी हो जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का व्यक्ति का पर्सन जो डिसीजन लेता अपने खुद के केस में, एजेंट को वैसे ही यहां पर बिल्कुल एक कॉमन सेंस लगाकर और ऐसा डील करना है जैसे कि उसका खुद का ही वो केस हो, ठीक है। तो ये होता है एजेंसी बाय नेसेसिटी। द लास्ट वन इज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। इसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। राइट, सपोज there is a partnership firm comprising of 3 partners, partner number 1, partner number 2 and partner number 3। 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बना रखी है, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। अब हर एक पार्टनर की कुछ ना कुछ राइट्स होती हैं, तो सबको इन्होंने मिस्टर 1 पार्टनर नंबर 1 को भी ऑथराइज कर रखा है कि वो क्रेडिट परचेज यानी कि उधार पर गुड्स खरीद सकते हैं। क्रेडिट पर कितने अमाउंट तक का? 5 लाख रुपए तक का, उसके ऊपर का नहीं, ठीक है। ये इन्होंने पार्टनरशिप फर्म में ही मेंशन कर रखा है उसके क्लॉज के अंदर। अब होता क्या है, पार्टनर 1 ने करा क्या, क्रेडिट परचेज तो करी बट वर्थ ₹7.5 लाख, यानी कि अलाउड कितने तक के लिए थे, अथॉरिटी थी सिर्फ 5 लाख की, और क्रेडिट परचेज कर कितने के लिए, 7.5 लाख रुपए। एक्स्ट्रा 2.5 लाख का उन्होंने क्रेडिट पे परचेज कर लिया गुड्स को अपनी अथॉरिटी से बाहर जाकर, ठीक है। तो फर्म की लायबिलिटी तो सिर्फ 5 लाख तक की रहेगी, क्योंकि भैया हमने तो अपॉइंट ही उसको ऑथराइज्ड ही 5 लाख के लिए कर रखा था। बट इन्होंने क्या करा, 7.5 लाख रुपए की परचेज कर डाली। एक्स्ट्रा 2.5 लाख का फर्म कोई भी लायबिलिटी नहीं मानेगी, लीगली तो यही है। अब ये एक्शन जो उन्होंने लिए उससे पार्टनर 2 और पार्टनर 3 दे बिकेम फ्यूरियस एंड इट इज बट नेचुरल, क्योंकि जो अथॉरिटी दी उसके बाहर जाकर काम कर रहा है, तो ये दोनों हो गए बहुत ज्यादा नाराज।
दे वर वेरी वेरी एंग्री। इन्होंने बुला लिया पार्टनर नंबर 1 को कि अपने एक्शन का एक्सप्लेनेशन दो, द रीजन बिहाइंड दिस। अब पार्टनर नंबर 1 ने ये रीजन बताए अपने डिसीजन को के पीछे। पहला, इन्होंने बोला कि जो ये क्रेडिट परचेज मैंने करी है ना 7.5 लाख रुपए की, इसका जो क्रेडिट पीरियड है, मतलब कि द अमाउंट, द टाइम, द ड्यूरेशन ऑफ टाइम जिसमें हमें रीपे करना है, वो बाकी और जिन लोगों से आप क्रेडिट पे परचेज करते हो उनसे यहाँ पर 3 मंथ्स एक्स्ट्रा है। मतलब पैसे रीपे करने का टाइम 3 महीने और ज्यादा मिला हुआ है, तो कंपनी का बेनिफिट है, राइट। पार्टनर्स को बात समझ में आई। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, जो गुड्स मैंने परचेज करे वो खरीदे ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि अभी तो वो मिल रहे हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर आने वाले टाइम में उनकी डिमांड बहुत ज्यादा होने वाली है, तो वो गुड्स मार्केट में आगे शॉर्ट हो जाएंगे, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा उन्हें परचेज बल्क में करके रखा ताकि भी स्टोर कर सकूं। अब ये दोनों बातें सुनकर, ये जो रीजन थे वो सुनने के बाद पार्टनर 2 और पार्टनर 3 उनका गुस्सा गायब, दे बिकेम हैप्पी, दे वर सेटिस्फाइड। अब क्या करें, उन्होंने क्या करा, पार्टनर 2 and 3 were satisfied with partners 1's explanation, दोनों satisfied हो गए, hence they agreed to ratify यानी कि approve the act of partner number 1। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो क्लॉज थे, जो रूल्स लिख रखे थे, उनको रेटिफाई करा और उनको करेक्ट करके ये एक्शन जो इनका था पार्टनर नंबर 1 का, उसको अप्रूव कर दिया। और इसका क्या इफेक्ट होगा, अब फर्म पूरे 7.5 लाख रुपए तक के लिए लायबल होगी जो परचेज पार्टनर नंबर 1 ने करी, क्योंकि बाकी पार्टनर्स भी सेटिस्फाइड थे इस डिसीजन से। सो दिस इज कॉल्ड एज एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। When the acts are done by one person on behalf of another without his knowledge or consent, यही देखा था, बाकी पार्टनर 2 और पार्टनर 3 के पास ना इस एक्शन की नॉलेज थी ना ही कंसेंट थी, ठीक है, फिर भी वो एक्ट करे गए बाय वन पर्सन। The doctrine of ratification gives an option to the person who on whose behalf the act is done। एक पार्टनरशिप के अंदर कोई भी पार्टनर कोई डिसीजन लेता है तो बाकी पार्टनर्स के ऑटोमेटिकली उनके बिहाफ पर समझे जाते हैं, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन क्या करती है, वो एक ऑप्शन देती है बाकी पार्टनर्स को क्या करने का, आइदर टू अडॉप्ट द एक्ट, या तो एक्सेप्ट कर लें उस अडॉप्ट को, एक्ट को, कैसे, बाय रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन कर एक्ट को अडॉप्ट कर लो, या फिर ऑल टुगेदर उसे रिजेक्ट कर दो। जो एग्जांपल देखा उसमें पार्टनर्स ने अडॉप्ट करा रेटिफाई कर, उनके पास ये भी ऑप्शन था कि उसे रिजेक्ट कर देते। Now, if the partners, if they decides to accept the act done without his consent, अगर वो डिसाइड करते हैं कि उस एक्ट को अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले ही हमारी कंसेंट पहले नहीं थी, he is said to have ratified the act, बोला जाएगा कि अब उन्होंने उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया यानी अप्रूव कर दिया, and an agency by ratification comes into existence, और एक एजेंसी बाय रेटिफिकेशन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। A ratified act binds the principal in the same way as if the act have been performed under his authority on his behalf। अब जो इन्होंने यहां पर इस एक्ट को रेटिफाई करा, तो अब ऐसा हो गया कि बाकी पार्टनर 2 और पार्टनर 3 ने भी अपनी उनके अथॉरिटी के अंदर और अब उनके बिहाफ पर ये एक्ट हुए हैं। हाउएवर कुछ रूल्स यहां पर फॉलो करने जरूरी है। क्या, एजेंट ने प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम करा हो, बिल्कुल यहां पर था ये चीज, जिसने रेटिफाई करा वो उस टाइम पर एग्जिस्टेंस में हो, यानी कि ऐसा ना हो कि पहले एक्शन वो हो गया, क्रेडिट परचेज हो गई, पार्टनर बाद में ऐड करे गए, ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्टनर पहले भी होने चाहिए। रेटिफिकेशन रीजनेबल टाइम के अंदर किया जाएगा। रेटिफिकेशन का कम्युनिकेशन उस थर्ड पार्टी को भी करेंगे जिससे आपने गुड्स परचेज करे हैं। रेटिफिकेशन वुड टेक इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली पहले तो क्रेडिट परचेज हुई थी ना, बाद में ही तो रेटिफिकेशन हुआ, तो उसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव होगा, मतलब कि जब ये रेटिफिकेशन उन्होंने करा है उससे पहले की डेट पर जो डिसीजन लिए गए उन पर भी इसका इफेक्ट होगा, इसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेटिफिकेशन मस्ट बी ऑफ होल एक्ट एंड नॉट पार्ट ऑफ इट। 5 लाख के लिए ऑथराइज थे, 7.5 लाख की परचेज करी, या तो पूरे 7.5 लाख को अप्रूव करो, रेटिफाई करो जो उन्होंने करा, या फिर पूरे 7.5 लाख मतलब ऊपर के 2.5 लाख को उनको रिजेक्ट करो, 5 ही छोड़ दो। ये नहीं होगा कि नहीं जी आपने 5 का आप ऑथराइज थे, 7.5 की आपने परचेज करी, कोई बात नहीं, हम 7.5 तो नहीं, हम आपको 6 तक के लिए अप्रूव कर देते हैं, 1.5 लाख रुपए आप देखो, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरा एक्ट रेटिफाई होगा या फिर पूरा ही खत्म होगा, पार्ट में रेटिफिकेशन नहीं होता। एंड रेटिफिकेशन मस्ट नॉट कॉज एनी इंजरी और डैमेज, थर्ड पार्टी को कोई इंजरी या डैमेज नहीं होना चाहिए इस रेटिफिकेशन की वजह से, राइट। अब हमने फर्स्ट एग्जांपल में मर्केंटाइल एजेंट की बात करी थी, अब देखते हैं कितने तरह के एजेंट होते हैं।
सो एजेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस, किस बेस पर हमने एजेंट को क्लासिफाई करा? फर्स्ट इज ऑन द एक्सटेंट ऑफ देयर अथॉरिटी, कितने अमाउंट की अथॉरिटी उनको दी जाती है। दूसरा नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, किस नेचर का वो काम परफॉर्म करते हैं। इफ यू लुक एट एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी, तो फर्स्ट इज अ जनरल एजेंट, ये होते हैं जनरल मैनेजर की तरह, लिमिटेड अथॉरिटी होती है, मगर सारे ही एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में इनका थोड़ा थोड़ा से रहता है। नेक्स्ट इज स्पेशल एजेंट, अथॉरिटी इनकी जनरल एजेंट से थोड़ी ज्यादा है, मगर स्पेशल एजेंट हैं तो एक पर्टिकुलर स्पेशल प्रोजेक्ट या एक पर्टिकुलर स्पेशल काम के लिए ही ये एजेंट हैं। जैसे ही वो प्रोजेक्ट ओवर, इनकी एजेंसी ऑटोमेटिकली खत्म, राइट। एंड द थर्ड इज यूनिवर्सल एजेंट, सबसे ज्यादा इनकी अथॉरिटी होती है, सारे ही कामों में जितने भी बिजनेस से रिलेटेड एस्पेक्ट है या जो भी प्रिंसिपल के जितने भी काम है, उन सब के लिए ये एक अप्रूव्ड एजेंट है, और इनके तभी इनको यूनिवर्सल बोला गया, और इनकी पावर भी ज्यादा होती है। ये हो गया एक्सटेंट ऑफ अथॉरिटी के हिसाब से। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, में पहला है मर्केंटाइल एजेंट, यानी कि वो एजेंट जो हमारे बिहाफ पर बिजनेस कैरी आउट करते हैं। इनके भी कुछ टाइप होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। दूसरा है नेचर ऑफ वर्क परफॉर्म के अंदर नॉन मर्केंटाइल एजेंट, एजेंट तो हमारे हैं मगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये कौन होते हैं वो भी देखेंगे अभी। पहले बात करते हैं मर्केंटाइल एजेंट की। फैक्टर, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडर एजेंट और ब्रोकर। डेल क्रेडर एजेंट हमने अभी पढ़ा एग्जांपल में, कमीशन एजेंट ये भी हमने देख चुके। फैक्टर और ब्रोकर ये हमने जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लियन का जो राइट होता है, राइट ऑफ लियन, उसकी जब हमने वीडियो अपलोड करी थी, तो इनके बारे में ये बताया गया था कि फैक्टर के पास और ब्रोकर के पास, इन लोगों के पास जनरल लियन का राइट होता है। लिंक आई एम अटैचिंग, आप वहां पर जाकर इनके बारे में पढ़ सकते हैं। फिलहाल कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग हैं जो बिजनेस के डीलिंग में हमारे इंटरेस्ट को, प्रिंसिपल के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फैक्टर्स भी हो सकते हैं, कमीशन एजेंट, डेल क्रेडिट एजेंट या फिर ब्रोकर, बिजनेस से रिलेटेड एजेंट्स हैं। अब बिजनेस से रिलेटेड नहीं है फिर भी एजेंट, ऐसा कौन हो सकता है? एडवोकेट्स, राइट, दे रिप्रेजेंट अस इन द कोर्ट। लीगल हमारा जो है प्रोसीडिंग आगे बढ़ाते हैं, कोर्ट में हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे को जस्टिस दिलाने के लिए काम कर रहे होते हैं, बदले में अपने चार्जेस लेते हैं, जो भी उनकी फीस होती है, बिल्कुल ठीक है। क्या वो हमारा बिजनेस कर रहे होते हैं वहां पर? बिल्कुल भी नहीं। दे आर रिप्रेजेंटिंग अस लीगली बट दे आर नॉट कैरिंग आउट आवर बिजनेस, तो दे आर नॉन मर्केंटाइल एजेंट। सिमिलरली एक हस्बैंड की वाइफ भी उसकी नॉन मर्केंटाइल एजेंट होती है, भले ही उसके बिजनेस में वो काम ना करे, मगर उसके बिहाफ पर वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है अगर नेसेसिटी गुड्स के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएं। मैंने पहले भी इस एक वीडियो में बताया था कि सपोज हस्बैंड हैज गॉन अवे, दूसरे किसी सिटी में या कंट्री में है काम वाम के सिलसिले से, और घर पर द फूड आइटम, द बेसिक राशन एंड ग्रोसरी वो खत्म हो चुका है, तो वाइफ के पास पैसे ना होने के बावजूद शी कैन गो टू द नियर बाय ग्रोसरी स्टोर एंड परचेज दोज नेसेसिटी आइटम्स, एंड उनकी पेमेंट हस्बैंड वापस आने के बाद कर सकते हैं, क्योंकि वाइफ को भी हस्बैंड का एक नॉन मर्केंटाइल एजेंट कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे हो गए काइंड्स ऑफ एजेंट्स। मूविंग अहेड, सबसे पहले ड्यूटीज एंड राइट्स देखेंगे किसके? एजेंट के। सो पहले बात करते हैं ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। फर्स्ट ड्यूटी इज टू कंडक्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल। जो भी प्रिंसिपल ने डायरेक्शन दिए, जो भी उसके जो है व्हाटएवर ही वांट्स, उसी हिसाब से उसको प्रिंसिपल के डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए एजेंट को बिजनेस कंडक्ट करना है, उसकी पहली ड्यूटी है। सेकंड, टू कंपनसेट फॉर नेग्लेक्ट और मिसकंडक्ट। अगर उन डायरेक्शंस को मिलने के बाद भी इसने कुछ नेग्लिजेंस दिखा दी या मिसकंडक्ट करा और कोई लॉस हो रहा है उस वजह से प्रिंसिपल को, तो कंपनसेट भी कौन करेगा? एजेंट। सारी अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? एजेंट की, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में वही है, उसी के पास से गुड्स जा रहे हैं, उसी के पास पैसे आ रहे हैं, कमीशन उसको काटना है, चाहे डेल क्रेडर हो, चाहे ऑर्डिनरी, चाहे सरप्लस, तो ये सारी बुक्स ऑफ अकाउंट उसे मेंटेन करनी है। प्रिंसिपल के साथ कम्युनिकेट करना है, जो भी चीजें मार्केट में चल रही हैं उस तक पहुंचानी है। जो पैसे मिलते हैं मार्केट से या फिर जो गुड्स बेचकर जो पैसे आए उनको वापस प्रिंसिपल को देना है, ऑब्वियसली अपना कमीशन डिडक्ट करने के बाद। कोई भी सब एजेंट अपॉइंट नहीं करना बिना प्रिंसिपल की अथॉरिटी के, कि आपको जो अथॉरिटी मिली आपने उसको आगे डेलीगेट कर दिया, किसी और सब एजेंट बना दिया किसी को, नहीं। यू कैन नॉट डू दैट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रिंसिपल। नॉट टू सेट अप एडवर्स टाइटल, प्रिंसिपल के गुड्स की ओनरशिप खुद की नहीं बतानी, ठीक।
नॉट टू मेक सीक्रेट प्रॉफिट। ऑब्वियसली जो प्रॉफिट प्रिंसिपल देगा वही आपको लेना है, प्रॉफिट बढ़ाना है तो भी आप उससे बात करेंगे, मगर सीक्रेटली कोई प्रॉफिट आपको नहीं बनाना। ये हो गई ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। इसकी कुछ राइट्स भी हैं, राइट ऑफ अ रिटेनर, क्योंकि गुड्स इनके पास ही हैं, ये उन गुड्स को रिटेन कर रहे हैं तो इनके पास सारी राइट्स हैं उन गुड्स के ऊपर। उसका इंस्पेक्शन कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, उसकी टेक केयर करने के लिए, रख रखाव के लिए जो भी स्टेप्स लेने हो वो ये ले सकते हैं। इनको अपना रेम्यूनरेशन यानी कि जो उनका कमीशन है वो इनको मिलने का इनको राइट है। राइट ऑफ लियन, वीडियो का लिंक अटैच कर रहा हूं, वहां जाके देख सकते हैं, वो भी इनके पास राइट है कि वो इन गुड्स का पोजेशन रिटेन करके रखें जब तक इनके सारे ड्यूज क्लियर नहीं होते। नेक्स्ट इज राइट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉफुल एक्ट। कोई लीगल एक्ट करने गए गुड फेथ में, कोई नुकसान हो गया मगर वो करते हुए इनको, तो इंडेमनिफाइड, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का लिंक यहां पर अटैच्ड। इंडेमनिफाइड भी इनको कौन देगा? कौन? प्रिंसिपल। राइट टू कंपनसेशन, सेम इस पॉइंट से रिलेटेड है, कोई नुकसान होता है कॉम्पनसेट करा जाएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कोई गुड्स इन्होंने बेचे सेल के लिए मगर थर्ड पार्टी ने भी पेमेंट नहीं कर रही है या इनको लग रहा है कि पेमेंट नहीं आएगी, तो ये उन गुड्स को ट्रांजिट में ही यानी कि रास्ते में ही वो जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, वहीं पर ही उसको स्टॉपेज कर सकते हैं, उन गुड्स का वापस बुला सकते हो। ड्यूटीज एंड राइट्स हो गए एजेंट के। अगले देखते हैं, so the next is duties and rights of a principal। फर्स्ट ड्यूटी पहले वाले से पास अपोजिट है, थोड़ा सा बस एक बार जनरल, एक जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग अ ग्लांस एट इट। ड्यूटी, प्रिंसिपल की ड्यूटी क्या है? एजेंट को पैसे देना, कमीशन देंगे जी बिल्कुल। कोई लीगल एक्ट करते हुए गुड फेथ में एजेंट को नुकसान हो रहा है, प्रिंसिपल उसे इंडेमनिफाई करेंगे। कोई इंजुरी हो रही है पर एजेंट को, उसको भी इंडेमनिफाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? प्रिंसिपल की। नेक्स्ट इज कुछ इनके राइट्स हैं, क्या? टू डायरेक्ट द एजेंट, बिल्कुल एजेंट को बताएंगे कि उसको कैसे कैसे जो है अपना ये बिजनेस कंडक्ट करना है, ठीक है। अगर एजेंट को इन्होंने सारे डायरेक्शन दिए उसके बाद भी वो नेग्लिजेंस करता है और कोई नुकसान हो रहा है तो उसके लिए जो कंपनसेशन है वो ये क्लेम कर सकते हैं प्रिंसिपल। किससे? एजेंट से। पूरा प्रॉपर बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करवा सकते हैं, उसको डिमांड कर सकते हैं कि मुझे दिखाइए अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स। डील जो भी हुई उसमें जो प्रॉफिट होगा वो किसका है? ऑब्वियसली प्रिंसिपल का, तभी तो बिजनेस कर रहा है वो। कमीशन तो देगा ही देगा एजेंट को, मगर प्रॉफिट तो अपने पास ही लेगा। नेक्स्ट इज टू होल्ड एजेंट लायबल फॉर अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हुए कोई सब एजेंट अपॉइंट कर दिया बिना प्रिंसिपल की नॉलेज के या उसके अप्रूवल के, तो भी ये एजेंट को लायबल मान सकते हैं, यहां पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू रिस्ट्रेन एजेंट फ्रॉम यूजिंग सीक्रेट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट हिम। ऑब्वियसली एजेंट काम कर रहा है प्रिंसिपल के लिए, तो बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एजेंट के पास रहेगी, मार्केट के बारे में, कहां कहां डील चल रही है, कहां कहां से कितने कितने का गुड्स जो है बेचा जा रहा है। ये इंफॉर्मेशन एजेंट किसी और को ना दे दे जिससे कि उस थर्ड आगे वाली पार्टी का फायदा हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो एजेंट को रिस्ट्रेन करेगा, स्टॉप कर सकता है इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन को किसी और को डिस्क्लोज करने से। राइट, सो दैट वाज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट। आगे भी मिलते रहेंगे और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एक्ट को, राइट, रिलेटेड टू बिजनेस लॉ। So till then, it's me Amit Sharma signing off. Thank you so much.